हेलो, नमस्कार दोस्तों। बीए पार्ट थर्ड वालों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आएगा 15 नंबर का। अब ये जैसे मैंने आपको ये वीडियो बना के जो मैं दे रहा हूँ ना, अगर आप ऐसे लिखोगे ना, इसको 3-4 बार आप देख लेना और इसकी जो मेन बातें हैं ना, वो अगर आप उस हिसाब से लिखोगे ना तो नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और अच्छे नहीं, मेरे हिसाब से अगला 15 में से 15 दे देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो आप देख लो, प्रश्न आएगा भारत की विदेश नीति। मतलब वर्तमान में जो भारत की विदेश नीति है ना, उस संदर्भ में ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न चाहे कैसे आ जाए, प्रश्न ऐसे आ जाए, भारत की विदेश नीति का आ जाए, चाहे प्रश्न आ जाए मोदी की विदेश नीति, प्रश्न कैसे आ जाए, उत्तर आपको ये लिखना है। और ये जो उत्तर है ना, ये लेटेस्ट है। और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध वालों में जो लेटेस्ट बात है ना, वो ज़्यादा पूछी जाती है। लेटेस्ट बात का अगर संदर्भ देते हुए आप लिखोगे ना, तो कॉपी जांचने वाला नंबर आपको बहुत अच्छे देंगे। परीक्षा नज़दीक है, इस वीडियो को 2-4 बार देख लेना, आप कुछ बातें आपको ध्यान में रह जाएगी। तो प्रश्न आएगा भारत की विदेश नीति। इसमें आपको कैसे लिखना है, भारतीय विदेश नीति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान संदर्भ में। इसका कारण है पिछले 3 दशकों से चली आ रही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूलभूत बदलाव आजकल दिखाई पड़ रहे हैं। यानी पिछले 30 वर्षों में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो परिवर्तन आए हैं ना, उनका असर अब दिखना शुरू हो गया है। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका और रूस के संबंधों में सुधार हुआ था। मतलब 1991 के बाद जब शीत युद्ध समाप्त हो गया और सोवियत संघ का भी विघटन हो गया, उसके बाद मतलब सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था ना, रूस और अमेरिका के बीच संबंध ठीक हो गए थे। यूरोप के नाटो सदस्य राष्ट्रों के साथ रूस के व्यापारिक संबंध घनिष्ठ हुए थे। नाटो अमेरिका का सैनिक संगठन है, इसके साथ रूस के जो संबंध है ना, वो भी ठीक हुए थे। भारत का चीन के साथ व्यापार तेज गति से बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध ठीक चल रहे थे। मतलब भारत के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो अफगानिस्तान में चल रहे थे, लेकिन ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई, लेकिन 15 अगस्त को काबुल में तालिबान का कब्जा हो गया, तो भारत सरकार असमंजस में पड़ गई। काबुल पर तालिबानों का कब्जा होते ही अफ़गान राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग खड़े हुए। उस समय अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो भाग गए। हालांकि अशरफ गनी और हामिद करजई की सरकारें ठीक काम कर रही थी। अशरफ गनी से पहले हामिद करजई राष्ट्रपति थे, उनके समय भी अफ़गानिस्तान में ठीक ही काम हो रहा था तथा अमेरिका का भरपूर सहयोग मिल रहा था। भारत सरकार भी अफ़गानिस्तान का सहयोग कर रही थी, परंतु अब काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो गया, तो भारत सरकार को समझ में नहीं आया कि क्या करे। तालिबान सरकार को मान्यता दे या नहीं दे। जब कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका तालिबान से खुलेआम सौदेबाजी कर रहा था, तो भारत तालिबान के साथ कूटनीतिक संबंध रखे तो ऐतराज़ क्या है। मतलब अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार है या तालिबान की सरकार है, ये तो एक व्यापारिक देश है। लेकिन भारत सरकार ऐसे समझ में थी कि तालिबानियों को मान्यता दे या न दे, तो ऐतराज़ क्या है। पर भारत अब भी अफ़गानिस्तान को अपने हाल पर छोड़ रखा है, जैसे दुनिया के अन्य देश इसकी खास परवाह नहीं कर रहे हैं। यदि यही स्थिति कुछ समय और चली तो अफ़गानिस्तान खुद तो बर्बाद हो ही जाएगा, सारे दक्षिण एशिया के लिए वह आतंक और अराजकता का गढ़ बन जाएगा। और वैसे भी देखो, अफ़गानिस्तान अपना पड़ोसी है, तो भारत की भी कुछ नैतिक जिम्मेवारियां हैं। पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट और अस्थिरता से गुजर रहा है। मतलब पाकिस्तान और श्रीलंका की तो हालत ख़राब है।
पाकिस्तान के आतंकवादियों और भारत विरोधी गुटों का अफगानिस्तान शरण स्थली न बने, इसके लिए ज़रूरी है कि नई दिल्ली और काबुल के बीच सीधा संवाद और संपर्क तुरंत कायम हो। अफगानिस्तान को किसी देश का मोहरा बनने से भारत को बचाना होगा। रूस अमेरिका यूक्रेन युद्ध में उलझे हुए है। भाई अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है ना, इसमें रूस और यूक्रेन तो फंसे हुए है ही, साथ में अमेरिका और नाटो वाले भी इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि पाक की तरह अफगानिस्तान को अपना समर्थक बना ले। मतलब जैसे चीन का पाकिस्तान समर्थक है, वैसे ही अफगानिस्तान समर्थक बन जाए। यूक्रेन विवाद ने भारत की विदेश नीति के सामने बड़ी दुविधा खड़ी कर दी है। गलवान घाटी में मुठभेड़ के मुद्दे पर चीन के साथ विवाद चल रहा है। गलवान घाटी में जो मुठभेड़ हुई थी भारतीय सैनिकों और चीन के सैनिकों के, तो वो विवाद चल ही रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारा 36 का आंकड़ा चल ही रहा है। यूक्रेन संकट पर भारत की तटस्थता उसे विश्व राजनीति में महंगी पड़ सकती है। शीत युद्ध के दौर में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तटस्थता यानी गुटनिरपेक्षता का अर्थ निष्क्रियता नहीं था, बल्कि सही का समर्थन करना और गलत का विरोध करना था। मतलब गुटनिरपेक्षता या तटस्थता की जो भारत की विदेश नीति थी ना, इसका मतलब ये नहीं था कि भारत एकदम तटस्थ रहता था ना, सही गलत का फर्क करता था और जो सही है उसका समर्थन करता था। वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में भारत यूक्रेन संकट पर निष्क्रिय है, जो ठीक नहीं है। यूक्रेन संकट ने अमेरिका और रूस के बीच वैसा ही तनाव पैदा कर दिया है जैसा शीत युद्ध काल में था। अमेरिका और नाटो देशों ने अपनी पूर्व घोषणाओं और वायदों को ताक पर रखकर यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की पेशकश की। अब देखो, यहीं से एक प्रश्न आया था नॉन कॉलेज वालों का कि यूक्रेन विवाद क्या है। यूक्रेन और रूस के बीच यही विवाद है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। रूस चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो तथा रूस के पड़ोसी देशों में दूरमार्ग प्रक्षेपास्त्र तैनात नहीं करे। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया तो यूक्रेन अकेला पड़ गया। यूक्रेन रूसी हमले का डटकर मुकाबला कर रहा है, परंतु भारत जैसे देश के लिए यह समस्या पैदा हो गई कि वे क्या करें। भारत ने न तो रूस का समर्थन किया और न ही विरोध किया। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी अपने हजारों छात्रों और नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर कैसे निकाले। मतलब यूक्रेन में अपने जो मेडिकल वाले बच्चे पढ़ रहे थे ना, उनको निकालने की समस्या थी। सरकार ने यह कार्य जिस मुस्तैदी से किया वह अत्यंत सराहनीय है। यूक्रेन का मामला जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंचों पर उठा, भारत तटस्थ रहा। भारत ने रूस की भर्त्सना यानी निंदा करने वाले किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि उसने रूसी हमले का समर्थन किया है। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री तथा राजदूतों ने युद्ध बंद करने की आवाज़ लगाई है। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ की है। भारत अमेरिका से सामरिक और व्यापारिक संबंध है, लेकिन 60% शस्त्रास्त्र के लिए रूस पर निर्भर है। आपको पता है 1971 में भारत और रूस के मध्य एक मैत्री संधि भी हुई है। कश्मीर के मसले पर रूस ने कई बार भारत के पक्ष में विटो किया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रूस ने भारत का साथ दिया। रूस भारत को सस्ता तेल बेचने को तैयार है। हालांकि अब जब यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, तब भी रूस भारत को सस्ता तेल दे रहा है। ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। अब भारत के सामने यही सवाल है कि वह अपने हितों की रक्षा करे या कोरा आदर्शवाद दिखाए। इस समय दुनिया पुनः 3 दड़ों में विभक्त हो चुकी है। प्रथम अमेरिका समर्थक देश, द्वितीय रूस समर्थक देश और तीसरे तटस्थ या गुटनिरपेक्ष देश। मतलब छवि वही बन गई शीत युद्ध वाली। क्या भारत रूस की निंदा करता तो इस वजह से रूस युद्ध बंद कर देता? नहीं करता।
भारत के अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों ही देशों के साथ संबंध मधुर है। यूक्रेन संकट में भारत की तटस्थता उसे विश्व राजनीति में महंगी पड़ सकती है। तटस्थता का अर्थ निष्क्रियता नहीं हो सकता। कोई तो वजह है कि यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के समकक्ष से तो वार्ता करते हैं, मतलब चीन के राष्ट्रपति से तो बात करते हैं, परंतु भारत को कोई तरजीह नहीं दे रहे। भारत ने चौगुटे यानी क्वाड, ऑस्ट्रेलिया और जापान से बातचीत में बड़ी सावधानी बरती है। चौगुटे यानी क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा भारत साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्वाड में ये 4 देश सदस्य है, हो सकता है कोई छोटा प्रश्न आ जाए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा भारत, जिसमें यह साझेदारी वैश्विक स्थिरता समृद्धि के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो गई है। हालांकि अपने 3 क्वाड सहयोगियों के विपरीत भारत ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में मतदान से परहेज किया है। रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। भारत जापान विशेष रणनीतिक साझेदार है। मोदी की सिंध वार्ता के साथ ही भारत जापान शिखर सम्मेलन का सिलसिला पुनः शुरू हो गया है, जो कोरोना के कारण 2019 से बंद थी। भारत जापान मुक्त और समावेशी इंडो पैसिफिक के साथ साथ ऊर्जा, रक्षा क्षेत्र में सहयोग चाहते हैं। दोनों देश अफगानिस्तान में शांति बहाली सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। यूक्रेन युद्ध और उससे गहराते मानवीय संकट के प्रति दोनों नेता गंभीर है। मोदी ने यूक्रेन पर प्रत्यक्ष टिप्पणी करने के बजाय ये कहा कि भू राजनीतिक घटनाएं नई चुनौतियां पेश कर रही है। जापान ने खुलेआम रूसी हमले की निंदा की है। वहीं भारत ने शांति और बातचीत का आह्वान किया है। भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में जापान का विशेष योगदान है। जापान अपने 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। भारत ने विदेशी विनियोग में जापान का 5वां स्थान है। भारत ने आज 1400 से ज़्यादा कंपनियां कार्यरत है। राजस्थान के नीमराणा में जापानी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित किया है। मुंबई अहमदाबाद द हाई स्पीड ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, मेट्रो परियोजना जापानी सहयोग से क्रियाशील है। दोनों देश एक्ट ईस्ट फोरम का गठन कर रखा है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी, वन प्रबंध, आपदा जोखिम में कमी और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत में विकास परियोजनाओं का समन्वय करना है। जापानी सहयोग से मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम उन्नयन राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। आपूर्ति श्रृंखला पर भी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया SCRI के तहत निरंतर प्रयासरत है। चीन की आक्रामक नीति पर भी दोनों देशों का रवैया एक जैसा है। यूक्रेन संकट पर दोनों देश चिंतित है, परंतु भारत का रुख तटस्थता का है। भारत तटस्थतापूर्वक सावधानी के साथ यूक्रेन पर रूसी हमले को रुकवाने का अब भी प्रयास करे तो विश्व राजनीति में भारत का अनुपम स्थान होगा। अब आप इस प्रश्न, ये जो वीडियो है ना, इसको आप 2-4 बार देखो और ये जो मैंने बातें बताई है ना, उसको अगर आप आपके उत्तर में शामिल करोगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है 15 में से आपको 15 नंबर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।